हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम मौर्य साम्राज्य के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि किस प्रकार मौर्य साम्राज्य, जो विशाल मौर्य साम्राज्य है, वो 185 ईसा पूर्व के लगभग है, वो अपने विनाश को प्राप्त कर लेता है और अंतिम मौर्य शासक जो बृहदत्त है, उसकी उसी के सेनापति है, पुष्यमित्र शुंग है, उसके द्वारा हत्या कर दी जाती है। और उसकी हत्या के पश्चात जो एक नए राजवंश की स्थापना की जाती है, जिसको शुंग डायनेस्टी कहा जाता है। और इस शुंग डायनेस्टी का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, और जिसकी जो पुष्टि है वो वाण के हर्षचरित्र में होती है, जिसमें ये उल्लेख मिलता है कि नीच सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी बृहदत्त की सेना का प्रदर्शन दिखाने के बहाने बृहदत्त को बुलाया और उसका वध कर दिया। क्योंकि बृहदत्त है, उसने अपने राज्यारोहण की जो शपथ है उसका ठीक से पालन नहीं किया था। तो कहने का तात्पर्य है कि हर्षचरित्र के जो बाणभट्ट ने लिखी, उसके वर्णन से ये ज्ञात होता है कि बृहदत्त है वो अत्यंत दुर्बल शासक था और वो जनता की रक्षा करने के अंदर एक प्रकार से असमर्थ था। और ऐसी स्थिति में इसके समय में है वो यूनानी है, वो भी पाटलिपुत्र तक है वो पहुंच गए थे मथुरा पर अधिकार करते हुए। तो ऐसी स्थिति में जनसाधारण के अंदर है वो न केवल यूनानियों के प्रति बेहतर असंतोष था की भावना थी, और उस असंतोष और जुए की जो भावना, उसका लाभ है वो पुष्यमित्र शुंग है वो उठाता है। और वो एक प्रकार से है वो भारत को वो यूनानियों के आधिपत्य से है वो बचाने के उद्देश्य से है वो बृहदत्त की हत्या कर देता है। और इसी कारण से है वो एक प्रकार से क्या है कि पुष्यमित्र शुंग है, उसको एक प्रकार से राजद्रोही कहा जाता है, लेकिन राजद्रोही नहीं था, क्योंकि उसने देश की रक्षा करने के लिए है वो बृहदत्त है, क्योंकि वो देश की रक्षा करने में असफल था, यूनानियों से देश की रक्षा करने में असफल था। इस कारण से है वो एक प्रकार से पुष्यमित्र शुंग है वो एक अपने 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 जो शासक है उसकी हत्या कर देता है और एक नए राजवंश की वो स्थापना करता है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात जो साम्राज्य का दौर है वो एक प्रकार से समाप्त हो जाता है, और मौर्य साम्राज्य जो विशाल मौर्य साम्राज्य है उस पे एक प्रकार से है वो जो एक और है वो स्वदेशी जो शासक है उनका शासन देखने को मिलता है, वही दूसरी ओर विदेशी शासकों का शासन भी हमें देखने को मिलता है। जहाँ तक हम बात करें कि स्वदेशी शासक की मगध, जो मौर्य साम्राज्य का जो प्रमुख केंद्र था मगध था, और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, जैसे कि आप जानते हैं कि इसलिए जो पाटलिपुत्र थी, और जो 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 मौर्य साम्राज्य है मगध है का जो प्रमुख जो 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 क्षेत्र था मगध है, उस पर है वो हमें जो स्वदेशी शासन है अर्थात पुष्यमित्र शुंग है, शुंग का वंश का शासन दिखाई देता है। उसके बाद में कर्ण, उसके बाद में सातवाहन और फिर चेदी वंश का शासन हमें दिखाई देता है। तो एक और मौर्य साम्राज्य के जो अवशेष है उन पर है एक प्रकार से एक और स्वदेशी शासन हमें देखने को मिलता है, जिसमें शुंग, कर्ण, सातवाहन और चेदी डायनेस्टी थी। वही दूसरी ओर क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक तरह से पतन की कगार पे था, और ऐसी स्थिति में जो कमजोर मौर्य साम्राज्य है कमजोर शासकों के कारण से है वो विदेशी आक्रांता है या यूनानी वगैरह हम जब बात करें, वो एक प्रकार से पुनः भारत की ओर है वो अपनी आंखें उठाते हैं और वो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। तो भारत का जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत है, मध्य प्रांत में स्वदेशी शासन शुंग, कर्ण, सातवाहन और चेदी वंश का शासन दिखाई देता है, जबकि उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वहाँ पे हमें जो विदेशी शासन है, विदेशी जातियों का जो ट्राइब्स थी, विदेशी जाति इंडो ग्रीक है, सक्सीटियन है, पहलव या जिसको पार्थियन भी कहा जाता है, कुषाण, ये विदेशी जाति थी जो मध्य एशिया से आई थी। तो मध्य एशिया की ये जो जातियाँ हैं उनका भारत के अंदर है वो शासन दिखाई देता है। इंडो ग्रीक है, सक्सीटियन है, पहलव है और कुषाण को शासन दिखाई देता है। जबकि सुदूर दक्षिण की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम चेर, चोल और पांडे जिसको कहते हैं, जिन्होंने संगम साहित्य को प्रसिद्ध दिया, संगम साहित्य से हैं वो हमें जानकारी मिलती है। तो सुदूर दक्षिण है वहाँ पे हमें संगम वंश का शासन है अर्थात चेर, चोल और पांडे का शासन दिखाई देता है। तो इस तरह से जहाँ तक हम मौर्य काल के पश्चात राजनीतिक दृष्टि से है वो एक अंधकार का काल है वो कहा जाता है। एक तरह से पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन दिखाई देता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक विशाल मौर्य साम्राज्य था, उस पर
उसके उसके एक भाग पर है, उत्तरी पश्चिमी भाग पर है, वो विदेशी शासन दिखाई देता है, जिसमें इंडो ग्रीक प्रमुख थे, सक्सितियन थे, पहलव थे और कुषाण थे। और उसका जो मध्य भाग था मौर्य साम्राज्य का, उस पर हमें शुंग, कण्व, सातवाहन और जो उड़ीसा के अंदर वो चेदी वंश का शासन दिखाई देता है, महाराष्ट्र में सातवाहनों का शासन दिखाई देता है। जबकि सुदूर दक्षिण की हम बात करते हैं तो वहाँ हमें चेर, चोल और पांडे, जिसको हम संगम वंश कहते हैं, उनका शासन हमें दिखाई देता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात ये जो पॉलिटिकल, राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू होता है और छोटे छोटे राज्यों का जो दौर शुरू होता है, इस कारण से है वो इस पोस्ट मौर्य काल को है, जिसमें 185 ईसा पूर्व से लेकर के जो हम 275 ईस्वी तक का जो शासन लेते हैं, या गुप्त साम्राज्य, गुप्त राजवंश की स्थापना तक का जो काल है, वो एक प्रकार से है, वो हम कहें कि उत्तर मौर्य काल कहलाता है। और ये जो काल है वो एक तरह से एक और है, वो राजनीतिक दृष्टि से है, वो राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, या अंधकार का काल हम इसको कह सकते हैं। जबकि दूसरी ओर ये जो काल है वो एक प्रकार से, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो काल है वो आर्थिक दृष्टि से वो एक समृद्धि का काल था, भौतिक समृद्धि का काल था। जो उत्तर मौर्य काल को एक भौतिक समृद्धि और कला, भौतिक समृद्धि होती है तो कला और साहित्य की उन्नति होती है, तो भौतिक समृद्धि और जो एक प्रकार से हम कहते हैं कि जो कला और साहित्य की उन्नति का काल है, उत्तर मौर्य काल को कहते हैं। तो उत्तर मौर्य काल को कला यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता थी, लेकिन इस काल के अंदर क्या है कि जो भारत का है वो जो मध्य एशिया के जो देश हैं, या जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, उनके साथ एक तरह से ट्रेड रिलेशन स्थापित होता है। और फॉरेन जो इन्वेस्टर्स, जिसको हम कह सकते हैं, जो विदेशी जाती हैं, वो यहाँ पे आती हैं, और जो ट्रेड रिलेशन होता है उससे भारत के अंदर वो समृद्धि होती है। तो भारत जो सोने की चिड़िया कहलाई, वो इसी काल के अंदर हुई, क्योंकि इस काल के अंदर है रोम के साथ भारत का व्यापारिक संबंध स्थापित होता है, जिससे कि बहुत सारा सोना भारत के अंदर आता है। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, वो धात्विक मुद्राएं हैं, वो उसमें भारत के साथ वो आना प्रारंभ होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस काल के अंदर क्या है कि जो विदेशों के साथ जो संपर्क हुआ, तो एक तरह से जो आपका जो गुजरात का जो इलाका है, वहाँ पे हमें शकों का शासन हमें दिखाई देता है। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, आप जानते हैं कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो 150 ईस्वी का है, वहाँ पे किस प्रकार से ये पहला अभिलेख है जो शुद्ध संस्कृत के अंदर लिखा गया था। और शक, जैसे आप जानते हैं कि मध्य एशिया के अंदर आए थे, जैसे मैंने आपको बताया। और जो इंडो ग्रीक है वो पहले से ही भारत के अंदर है, वो जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अंदर जो इंडो ग्रीक है वो भारत के अंदर थे। और किस प्रकार सिकंदर आक्रमण करता है, फिर सेलुकस, वो किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य है वो पराजित करता है, किस प्रकार उनके साथ कोर्डियल रिलेशन है, रिश्तेदारी का संबंध है, विवेक संबंध स्थापित कर लेता है। लेकिन अशोक की नीति के कारण से वो बात नहीं रहती, क्योंकि अशोक अपना पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन है वो अब धर्म के प्रचार, लोगों के नैतिक उत्थान और बौद्ध धर्म के प्रसार के अंदर पूरा समय वो व्यतीत कर देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि किस तरह से है ये विदेशी जातियाँ उसका लाभ उठाते हुए है राजनीतिक रूप से कमज़ोर हुए जो साम्राज्य पर अपनी आंखें गड़ाते हैं, और किस प्रकार वो आक्रमण करते हैं। तो शक आते हैं पार्थियन, जैसे मैंने बताया कि इसका प्रतापी राजा गोडो फर्निस था, और उसके समय के अंदर भारत के अंदर ईसाई सेंट थॉमस के नेतृत्व के अंदर है, भारत के अंदर है वो पहली ईसाई मिशनरी वो भारत के अंदर आती है, जो पार्थियन काल के अंदर या पहलव काल में या गोडो फर्निस के काल में है, जो प्रतापी राजा था पहलव का, उसके समय में आती है। और किस प्रकार जो कुषाण है, बाद में कुषाण जो मध्य एशिया के अंदर जो यूची जाति के जो लोग थे, जो कुषाण वो आते हैं, और उसका कुषाणों का महत्वपूर्ण शासक, जैसे आप जानते हैं कि जो भीम कल्पिस के बाद के अंदर है वो एक तरह से है वो कनिष्क बनता है, और किस तरह से कनिष्क का साम्राज्य तांसाक्शनीय तक है उसका साम्राज्य विस्तार हो जाता है। और कनिष्क के शासनकाल में किस प्रकार महायान बौद्ध धर्म है उसकी सत्ता वो स्थापित होती है। हीनयान के स्थान पर महायान, किस प्रकार भारत के अंदर मूर्ति पूजा, बुद्धिस्ट काल के अंदर मूर्ति पूजा प्रारंभ हो जाती है, किस प्रकार सबसे पहली मूर्ति है वो महात्मा बुद्ध की बनती है मथुरा शैली के अंदर है, और बाद में किस प्रकार मूर्ति बनाने का दौर है या मूर्ति जो कला उसका दौर है वो स्थापित हो जाता है। किस प्रकार यहाँ पर भारत के अंदर जो इंडो ग्रीक जब आते हैं तो इंडो ग्रीक का किस प्रकार है, भारत के अंदर सबसे पहले सोने की मुद्रा है वो मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करते हैं। तो भारत में सबसे पहले सोने की जो मुद्रा है वो इंडो ग्रीक शासकों ने है वो की। और किस प्रकार जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो आर्थिक प्रगति है उसका आधार क्या था कि
मौर्य काल के अंदर तो क्या है कि जो आयरन बेस्ड जो पेडी कल्चर था, पेडी कल्टीवेशन था, उसके अंतर्गत केवल मगध का जो प्रदेश था वो एक प्रकार से उपजाऊ था, क्योंकि मगध है वो विभिन्न नदियों के तट पर स्थित था और वहाँ की भूमि उपजाऊ थी, और वहाँ चावल आदि की खेती है वो पेडी कल्चर रोपण विधि के द्वारा होती थी। और वो मगध है वो अन्य 16 महाजनपदों के अंदर है वो मगध सबसे प्रमुख था, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से है वो मगध है जो उपजाऊ का प्रदेश उपजाऊ था, और वहाँ एक प्रकार से हाथी ज़्यादा अच्छे थे, सैन्य व्यवस्था के लिए लोहे की खानें थी, जहाँ आप कर सकते हैं। तो पेडी कल्चर है वो इस समय पेडी कल्चर का जो विस्तार है, पेडी कल्टीवेशन है, सॉरी पेडी आयरन बेस्ड जो पेडी कल्टीवेशन है उसका जो प्रसार है वो होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि मौर्य काल के में है वो एक तरह से जो संपन्नता थी, समृद्धि थी, वो केवल मगध तक थी। लेकिन अब जो ये समृद्धि है पेडी कल्टीवेशन के आयरन बेस्ड पेडी कल्टीवेशन के कारण ये समृद्धि है वो दूसरे प्रदेशों के अंदर वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो संपन्नता है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो अब क्योंकि मगध की जो आयरन बेस्ड जो पेडी कल्टीवेशन है उस पर है वो एक प्रकार से है वो उसका एकाधिकार, उसकी मोनोपोली नहीं रहती है, और वो हर जगह है वो ये आर्थिक समृद्धि है वो एक प्रकार से है वो फैलती हुई दिखाई देती है। तो उत्तर मौर्य काल के अंदर की आर्थिक समृद्धि का फैलाव होता है, क्योंकि आयरन बेस्ड जो पेडी कल्टीवेशन है उसका प्रसार हमें दिखाई देता है। और इस समय जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ट्रेड व्यापार वाणिज्य है, ट्रेड रिलेशन है, रोमन के साथ ग्रीक के साथ है, वो एक प्रकार से है वो एक ट्रेड रिलेशन है वो प्रारंभ होता है। तो ट्रेड रिलेशन जो प्रारंभ होता है उसके कारण से क्या है कि भारत के अंदर आर्थिक समृद्धि होती है। और इसी समय में जैसे आप जानते हैं हिपोलस है वो मानसून की खोज कर लेता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यापार और ज़्यादा आसान हो जाता है। और जो सिल्क रूट है कुषाण काल के अंदर वो सिल्क रूट है उसका भी एक प्रकार से वो विस्तार होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इन कारणों से के कारण से जो पेडी आयरन बेस्ड पेडी कल्टीवेशन के कारण से है वो जो यूनानियों के साथ है, रोम के साथ है, जो व्यापारिक संबंध है इस समय एक प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो श्रेणी है उनका विकास होता हुआ दिखाई देता है। गिल्ड जो सिस्टम है, विभिन्न प्रकार के जो मार्ग हैं उनका विस्तार होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये काल जो जैसे मैंने आपको बताया कि राजनीतिक दृष्टि से तो अंधकार का काल था, लेकिन जो आर्थिक दृष्टि से है, भौतिक समृद्धि की दृष्टि से ये काल है वो एक प्रकार से क्या है कि एक समृद्ध काल है, एक कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल के अंदर वो आर्थिक समृद्धि है का दौर हमें दिखाई देता है, क्योंकि विदेशियों के साथ भारत का एक तरह से व्यापारिक संबंध है वो दिखाई देता है। और भौतिक समृद्धि है, आयरन बेस्ड पेडी कल्चर के कारण से भौतिक समृद्धि है वो भी इस काल के अंदर है वो हमें दिखाई देती है। तो इस काल की जो उत्तर मौर्य काल के अंदर है वो हम जो आर्थिक समृद्धि के बाद में कला साहित्य की जो विकास है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि होगी तो कला साहित्य उसका विकास नेचुरली होगा, क्योंकि व्यक्ति अपना आंतरिक समय है वो इन कला के विकास के अंदर है, वो साहित्य के विकास में सोच विचार के अंदर वो व्यतीत करेगा। तो इस काल के अंदर है उत्तर मौर्य काल इस दृष्टि से की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। तो इस काल की हमें पहले राजनीतिक स्थिति की हम यदि चर्चा करें तो जैसे कि मैंने बताया कि मौर्य काल के पश्चात जो मगध पे है जिस राजवंश का शासन दिखाई देता है वो शुंग राजवंश था। और शुंग राजवंश का जो संस्थापक है वो पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग के विषय में जैसे कि आप जानते हैं कि एक तो शुंग वंश के बारे में जानने का हमारे महत्वपूर्ण साधन है, साहित्यिक स्रोत भी हैं, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण के द्वारा हमें इसकी जानकारी मिलती है। शुंग राजवंश के विषय में पंजलि का जो महाभाष्य है जो कि पुष्यमित्र शुंग का एक तरह से पुरोहित था, कालिदास का मालविका अग्निमित्र है जिसमें मालविका और अग्निमित्र है जो पुष्यमित्र शुंग का लड़का था, और मालविका और अग्निमित्र उसकी प्रेम कथा की जानकारी मिलती है। बाण का हर चरित्र जैसे मैंने अभी बताया कि पुष्यमित्र शुंग ने किस तरह से है वो बृहदत्त की हत्या की, जिसकी उसके विषय में जानकारी हमें बाण के हर चरित्र में मिलती है। जो मेरुतंग की थिरावली है, तारानाथ का जो ग्रंथ है, और जो जैसे पाणिनि का जो अष्टाध्याय है, और दिव्य अवदान है, और अवदानमाला है, ये कुछ साहित्यिक साक्ष्य हैं जिसके द्वारा है वो एक प्रकार से हम मौर्य जो शुंग वंश की हमें जानकारी मिलती है। और इसके साथ जो पुरातात्विक साक्ष्य की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, और धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, और जो भरूच और सांची के जो अभिलेख है उसके द्वारा हमें शुंग वंश के विषय में वो जानकारी मिलती है। तो शुंग वंश के विषय में जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि शुंग वंश का एक तो महत्वपूर्ण रोल ये था
कि शुंग वंश है वो एक तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में, शुंग वंश के शासनकाल के अंदर तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के अंदर हमें परिवर्तन दिखाई देता है। क्योंकि इससे पहले के जो मौर्य शासक थे वो एक तरह से उन्होंने ब्राह्मण धर्म को प्रसिद्ध दिया, और उन्होंने एक तरह से उस समय में मौर्य काल के अंदर ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। तो शुंग वंश है वो एक तरह से जो जो प्राचीन परंपरा के अनुसार क्षत्रियों का शासन होना चाहिए, उसके स्थान पर हमें ब्राह्मण, सबसे पहले भारत के अंदर है वो ब्राह्मण राजवंश का शासन दिखाई देता है। तो एक प्रकार से जैसे महात्मा नंद के काल, नंदों के समय के अंदर भारत के अंदर है वो तत्कालीन परंपरा के विरुद्ध है वो हमें शूद्रों का शासन दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ तत्कालीन परंपरा के अनुसार के विपरीत हमें है वो ब्राह्मण का धर्म, ब्राह्मण जो 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 की सत्ता है वो हमें दिखाई देती है। तो शुंग ब्राह्मण थे, शुंग कर्ण सातवाहन ब्राह्मण थे, जबकि शासन करना है वो क्षत्रियों का कार्य था। तो जो शुंग है वो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण कुछ इतिहासकार इनको मित्र, इनके नाम के आगे जो मित्र शब्द लगता है उसके आधार पर प्रश्न कहते हैं। ईरान में प्रसिद्ध मित्र जहाँ सूर्य की पूजा की जाती थी उसके आधार पर इनको प्रश्न कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि शुंग है वो ब्राह्मण थे, और जैसे कालिदास के मालविका गोत्र के इनको बैंबिक ब्राह्मण बताया गया है, जबकि पाणिनि ने इसको इन्हें भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है, और तिब्रीनाथ तारनाथ है वो भी इनको है वो एक तरह से ब्राह्मण मानते हैं। तो एक तरह से ये जो शुंग थे वो ब्राह्मण थे, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग है वो एक प्रकार से क्या उत्तर मौर्य काल के अंदर जो 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 शासकों की जो गिरती हुई जो 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 राजसत्ता का जो गौरव था उसको पुनः स्थापित करने का जो प्रयास है वो एक प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने किया। पुष्यमित्र शुंग है वो के विभिन्न साक्ष्यों से जानकारी मिलती है कि उसने सेनानी और सेनापति की उपाधि धारण की, और एक तरह से हम जानते हैं कि उसने अपने जो 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 शासक है बृहदत्त है वो बृहदत्त का सेनापति था, और उसने अपने जो 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 सेनापति है उसको, जो अपने जो शासक है उसको सेना के निरीक्षण के बहाने बुलाया और मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो 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 पुष्यमित्र शुंग है उसके शासनकाल के अंदर क्या है कि, या बृहदत्त के शासनकाल के अंदर है वो जो यवन आक्रमणकारी हैं वो मथुरा तक पहुंच गए थे, और एक प्रकार से है वो पाटलिपुत्र, मथुरा पर अधिकार करते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। तो ऐसी स्थिति में यवन आक्रमण का जो भय था उससे जनता वो बिल्कुल भयभीत थी, और ऐसी और जो एक तरह से क्या है कि जो बृहदत्त से है वो जनता है वो उसके शासन से एक प्रकार से नाराज भी थी। तो उसका लाभ है वो पुष्यमित्र शुंग उठाता है, और वो एक प्रकार से है वो बृहदत्त की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना करता है, जिसको शुंग डायनेस्टी है वो कहते हैं। तो शुंग डायनेस्टी के समय के अंदर एक तो जो महत्वपूर्ण पुष्यमित्र शुंग की जो एक महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो हम ये कह सकते हैं कि जो यवन आक्रमण है उनसे देश की जो 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 मगध की है, या हम कहें कि शुंग राजवंश की है वो एक तरह से रक्षा की, क्योंकि गार्गी संहिता के अंदर यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, और उसके अंदर गार्गी संहिता में उल्लेख मिलता है कि यवन है वो एक प्रकार से वो साकेत, पांचाल और मथुरा को जीत करके कुसुम ध्वज अर्थात पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो ये जो जो एक प्रकार से इसकी जो पुष्टि पंजलि के महाभाष्य के अंदर भी होता है, जो कि पुष्यमित्र शुंग का है वो एक प्रकार से क्या जो जो पुरोहित था उससे भी जानकारी मिलती है। यहाँ पर जो यवन आक्रमणकारी हैं उनका जो नेतृत्व है वो डेमेट्रियस और उसका भाई मिलन या उसका सेनापति मिलन करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मिलन है जिसको मिलिंडर भी कहा जाता है वो एक प्रकार से वो उस समय बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिलता है। बौद्ध भिक्षु नागसेन है वो मिलिंडर के हर प्रश्नों का जवाब है, वो आध्यात्मिक प्रश्नों का जवाब वो दे देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो मिलन पर्व नामक ग्रंथ है उसकी रचना की जाती है, और मिलन पर्व नामक ग्रंथ के अंदर है मिलिंडर और जो नागसेन है बौद्ध भिक्षु उसकी वार्तालाप का वो विवेचन है वो हमें मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एक तो जो 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 पुष्यमित्र शुंग है उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है यवन आक्रमण से है, वो एक प्रकार से है वो साम्राज्य की रक्षा करना है वो माना जाता है। और ये इसने पुष्यमित्र शुंग ने न केवल जो बृहदत्त से प्राप्त जो साम्राज्य है उसको यथावत रखा, अपितु उसने विदर्भ तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि विदर्भ है जो आधुनिक बरार का जो क्षेत्र है वहाँ तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था, और यहाँ का शासक यक्षसेन था। और यक्षसेन का जो चचेरा भाई है माधवसेन है वो भी शासन का वास्तविक दायरा अपने आप को समझता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि पुष्यमित्र शुंग है वो अग्निमित्र को अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजता है और किस प्रकार से विदर्भ पर अधिकार कर लेता है। विदर्भ का जो राज्य है वो यक्षसेन और जो माधवसेन है उसके मध्य वो विभाजित हो जाता है, और एक तरह से वर्धा नदी है वो एक प्रकार से उसका सीमा रेखा मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि विदर्भ तक है, विदर्भ का युद्ध है
वो भी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना बन जाती है कि इसके शासनकाल के अंदर हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का जो साम्राज्य है वो उत्तर में हिमालय से लेकर के है, वो दक्षिण में विदर्भ तक और पूर्व में मगध से लेकर के है, वो पश्चिम में सियालकोट तक है, वो विस्तृत होता हुआ दिखाई देता है। तो एक जो मौर्य साम्राज्य का जो पतन हो रहा था उसको एक तरह से रोकने का जो काम है वो पुष्यमित्र शुंग ने किया। और पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार का काल भी कहा जाता है। एक और राजनीतिक दृष्टि से अंधकार का काल था, लेकिन भौतिक दृष्टि से समृद्धि का काल था। और इस काल के अंदर ब्राह्मण धर्म का रिवाइवल होता है, क्योंकि मौर्य शासक है उन्होंने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय नहीं दिया, दे करके बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। तो इस बात से है वो ब्राह्मण है वो खिन्न थे, और ब्राह्मण धर्म को पुनरुत्थान ब्राह्मण राजनीतिक दृष्टि से ब्राह्मणों को अपने और करने का जो कार्य है वो पुष्यमित्र शुंग ने किया। पुष्यमित्र शुंग ने है वो 2 बार अश्वमेध किया, जिसका उल्लेख हमें पंजलि के महाभाष्य और में मिलता है, और इसकी पुष्टि धनदेव के अयोध्या उल्लेख में मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध किया। तो अश्वमेध कब किया, इसके विषय में हम ये कह सकते हैं, ये संभावना व्यक्त की जा सकती है। एक तो उसने राज्याभिषेक के समय जब उसने बृहदत्त की हत्या की उस समय अश्वमेध किया होगा, और दूसरा अश्वमेध है वो यवनों को पराजित करने के बाद है वो उसने किया होगा। तो इस प्रकार से है वो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध का उल्लेख मिलता है। जहाँ तक पुष्यमित्र शुंग है उसको जो बौद्ध साहित्य है वो एक तरह से ब्राह्मण जो एक तरह से जो एक प्रकार से ब्राह्मण धर्म का समर्थक है पुष्यमित्र शुंग को, और बौद्ध धर्म का जो विरोधी है वो सिद्ध करने का प्रयास किया है ब्राह्मण साहित्य जो बौद्ध साहित्य ने। और बौद्ध साहित्य का जो दिव्य विधान है उस ग्रंथ में ये उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग है उसने जो एक तरह से ये एक तरह से एक घोषणा करवाई कि प्रत्येक बौद्ध का सिर के बदले वो 100 स्वर्ण मुद्रा है वो देगा। तो और इसके अलावा जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग है उसके विषय में ये भी कहा जाता है कि उसने न केवल बौद्ध भिक्षुओं की एक प्रकार से है वो जो सर है के बदले के अंदर है वो 100 स्वर्ण मुद्रा देने का वो आश्वासन दिया या की घोषणा करवाई, अपितु उसने जो साकल का जो प्रसिद्ध जो बौद्ध विहार है उसको उसने नष्ट करवाया, और जो घोषताराम विहार है उसके अंदर आग लगवा दी, और जो एक कुकुटराम विहार है उसको उसने नष्ट करवा दिया। और ये भी कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने है वो जनता से पूछा कि अशोक है वो इतना महान क्यों है, इसकी प्रसिद्धि का क्या कारण है। तो लोगों ने ये बताया कि दिव्य विधान में ये जानकारी मिलती है, ये ग्रंथ पे ये कथा मिलती है, ये जानकारी मिलती है कि लोगों ने कहा कि उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। तो ऐसी स्थिति में ऐसा दिव्य विधान में उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने वो 84,000 अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। तो इस तरह से क्या है कि पुष्यमित्र शुंग की जो ब्राह्मण विरोधी तथ्य है वो बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं, जिसमें कुकुटराम विहार को और जो साकल का जो प्रसिद्ध बौद्ध विहार है उसको नष्ट करवाना, और एक प्रकार से जो घोषाताराम विहार है उसके अंदर आग लगवा देना, और एक प्रकार से क्या है कि जो सेमेंद्र का अवदान कल्पमाला है उसके अंदर भी वो एक तरह से इसे बौद्ध धर्म का एक स्मारक है वो कहा गया है, बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी कहा गया है। और एक प्रकार से हम कहें कि एक जो बौद्ध भिक्षुओं की जो एक तरह से एक सर के बदले 100 दिनार देने की बात हो, या एक प्रकार से हम कहें कि 84,000 स्तूपों को नष्ट करने की बात हो, और या हम कहें कि बौद्ध विहारों को नष्ट करने और उस पर आग लगाने की बात हो, इस तथ्य के आधार पर उसे बौद्ध विरोधी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। लेकिन बौद्ध विरोधी ये जो घोषणाएं हैं इसके विषय में ये कहा जा सकता है कि वो राजनीति से प्रेरित थी, क्योंकि वो पुष्यमित्र शुंग यदि बौद्ध विरोधी होता तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि एक प्रकार से वो बौद्ध स्तूप भरहुत और सांची का जो स्तूप है उसका विस्तार वो नहीं करवाता। तो इसके काल में सांची और जो भरहुत के जो स्तूप है उसका जो विस्तार करवाया गया, उसके चारों रेलिंग लगाई गई, तोरण द्वार सांची के स्तूप का तोरण द्वार उसके द्वारा निर्माण किया गया। तो ऐसा वो नहीं करता, वो राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि एक तरह से ऐसा कहा जाता है कि कुछ बौद्ध भिक्षु है उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के जो बौद्ध भिक्षु है वो एक प्रकार से क्या है कि वो यूनानियों के साथ मिल गए थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि उनको जो पश्चिमोत्तर बौद्धों से चिढ़कर के जो है उसने बौद्ध भिक्षुओं को है उन बौद्ध भिक्षुओं के सर काटने पर 100 दिनार देने का आश्वासन दिया था, न कि सभी बौद्ध भिक्षुओं का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग है उसका वो बौद्ध विरोधी नहीं था, अपितु राजनीति से प्रेरित है। या एक तरह से क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि उसने अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए जो राष्ट्रद्रोही थे कुछ बौद्ध भिक्षु जो राष्ट्रद्रोही थे उनका सर काटने की वो बात है वो करता है। और 84,000 स्तूप है उसको नष्ट करने की बात भी है वो हमें एक प्रकार से सही है वो प्रतीत नहीं होती है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग को है वो बौद्ध धर्म का जो विरोधी कहना है वो भी एक प्रकार से वो सही प्रतीत नहीं होता। और हम ये कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के समय के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि भौतिक समृद्धि के कारण से, जैसे आप कह सकते हैं कि यदि भौतिक समृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर कला साहित्य का विकास होता है। तो इस समय जो जो शुंग काल है वो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से इस काल के अंदर है वो जो 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 नंदौर मौर्यों के समय में जो वैदिक धर्म की जो प्रतिष्ठा है वो खो गई थी, उसको पुनर्जीवित करने का जो काम है पुष्यमित्र शुंग ने किया। और जो ब्राह्मण राज्य उसको पुनः स्थापित किया और एक तरह से याज्ञिक कर्मकांड है वो पुनः प्रारंभ हुए। उसने शिव ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और जिसकी पुष्टि है वो पंचली के महाभाष्य में मिलती है। और इसके समय के अंदर क्या है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद में अग्निमित्र और वसुमित्र मिलता है और एक जो महत्वपूर्ण शासक है वो भागभद्र मिलता है। तो भागभद्र के समय के अंदर क्या है कि एक तक्षशिला का जो यवन राजा था एंटियालकिड्स है, उसने एक राजदूत भेजा यहाँ हेलियोडोरस को। और हेलियोडोरस है उसने एक प्रकार से कि विदिशा के अंदर वो बेस नगर का जो गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। और इस हम कह सकते हैं कि इसके शुंग काल के अंदर भागवत धर्म है उसका जो विकास हमें दिखाई देता है। तो एक तरह से ये भी भागभद्र के समय में, क्योंकि जो जो पुराणों के आधार पर ये कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष शासन किया और उसकी मृत्यु के पश्चात है वो 112 जो शुंग काल है वो 112 वर्ष है वो माना जाता है। और उसके बाद में उसका पुत्र अग्निमित्र बैठा और उसके बाद में है वो जो उसका जो 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 ज्येष्ठ पुत्र सुजेश 7 वर्ष तक शासन किया और उसके बाद में अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र बैठता है। और वसुमित्र के बाद के अंदर है वो जैसे हम कह सकते हैं कि आंध्रक है, पुलिंद है, घोष है, वज्रमित्र है, भागवत और देवभूति था। और देवभूति है वो पुष्यमित्र शुंग वंश का अंतिम शासक था और उसकी है वो उसी के जो 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 हम कह सकते हैं कि मंत्री है वो वासुदेव के द्वारा हत्या कर दी जाती है और एक नए राजवंश की स्थापना की जाती है। वो ब्राह्मण राजवंशी था जिसको कण्व राजवंश कहा जाता है। जो कण्व राजवंश का जो 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 प्रथम शासक था, संस्थापक था, वासुदेव था। वासुदेव के बाद में भूमिपुत्र, फिर नारायण और फिर सुशर्मन है वो शासक बनता है। और सुशर्मन की है वो सिमुख के द्वारा हत्या करने के बाद में है वो सातवान वंश की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार शुंग और कण्व राजवंश है ने है वो मगध साम्राज्य पर है वो शासन किया और उसके पश्चात सातवान वंश की स्थापना होती है। और सातवान वंश की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।